हेलो एज दिस इज किशोर, वेलकम टू एडवांस नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, ओबीजी में हम कंटिन्यू कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था प्यूबर्टी के रिगार्डिंग। आज की सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि क्वेश्चन कहाँ से क्या आता है हम वहाँ भी डिस्कशन करेंगे वो सब। ओके, और ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो फेजेस हैं वो मेनली 2 कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस हैं वो मेनली 2 कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज ओवारियन चेंजेस एंड द सेकेंड वन इज यूटेराइन चेंजेस। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बॉडी के 2 पार्ट्स में चेंजेस होते हैं। कहाँ पे? एक तो ओवारी में, एक यूटेराइन में। ओके, तो यूटेराइन में और ओवारी में जो चेंजेस होता है वो 5 फेज में अंडरगोज होता है। ठीक है, 5 फेज के अंडर में प्रोसेसिंग होता है वो। तो कुछ बुक्स में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे कि फॉलिकुलर फेज स्लैश प्रोलिफरेटिव फेज, ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस टाइम ओवारी में चेंजेस हो रहा होगा एट द सेम टाइम यूटेराइन में भी कुछ फेजेस अंडर प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मेनली बात करेंगे अगर हम, तो ये क्या होता है कि 5 फेज में अंडरगोज होता है। ठीक है, 5 फेज में प्रोसेस होता है। तो ओवरियन चेंजेस में क्या क्या आता है? फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। ठीक है, ओवरियन चेंजेस में क्या आता है? फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। एंड द यूटेराइन चेंजेस में आता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज। ओके, तो 1 बाय 1 आज हम इनको डिस्कशन करेंगे कैसे क्या होता है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट देखेंगे हम ओवारियन चेंजेस। ओवारी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? ओवारियन चेंजेस में फर्स्ट देखेंगे हम फॉलिकुलर फेज और प्री ओवुलेटरी फेज। इसको फॉलिकुलर फेज क्यों कहा गया और प्री ओवुलेटरी फेज क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो फेज है ये कहाँ तक कंटिन्यू होता है? टिल ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन होने तक ये फॉलिकुलर फेज कंटिन्यू होता है। ये फॉलिकुलर फेज क्यों कहा गया इसको? फॉलिकुलर फेज इसलिए कहा गया कि हमारे जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल एक छोटे छोटे सैक्स होते हैं। ठीक है, एक छोटे छोटे सैक्स होते हैं, थैली जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है। ओके, वही फॉलिकल लेटर स्टेज में क्या होंगे? वो मैच्योर होके ओव्यूम रिलीज करेंगे। इसीलिए उसको क्या कहा गया? जबकि फॉलिकल का मैचुरेशन एंड ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज कहा गया। प्री ओवुलेटरी फेज भी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसी प्रोसेस से, ठीक है, इसी फेज से ओवुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसीलिए ओवुलेशन का पहले वाला प्रोसेस ये है, तो इसीलिए इसको प्री ओवुलेटरी फेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल का काउंट हम थोड़ा देख लेते हैं। काउंट में क्या होता है कि एट द एज ऑफ 20 वीक फॉलिकल कब होना शुरू हो जाता है? फॉलिकल जो होता है वो कब फॉर्मेशन होता है? वो होता है जेस्टेशनल एज में। ठीक है, एट द मतलब 20 वीक्स तक। ठीक है, जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में बेबी होता है 20 वीक तक, अप टू 20 वीक जो है उसका फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर 20 वीक्स फॉलिकल फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ठीक है, तो अप टू 20 वीक्स तक जो फॉलिकल होते हैं वो कितना होते हैं? 7 मिलियन अप टू 70 लैक्स फॉलिकल फॉर्मेशन होते हैं, जो कि एट बार्थ वो डिसअपियर होकर कितना रह जाते हैं? ओनली 2 मिलियन, दैट मीन्स 20 लैक्स। ठीक है, 2 मिलियन फॉलिकल रह जाते हैं। देन प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का एज आ जाता है, प्यूबर्टी एज तक वो रिमेनिंग कितना रह जाते हैं? 4 लैक्स फॉलिकल्स। ओके, एंड टिल मेनोपॉज तक रह जाते हैं ओनली 10,000। ठीक है, तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, जो ओव्यूम रिलीज होना वो होना, वो कहाँ से होता है? ये 4 लैक्स में से ही परफॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम कैसे होता है ये फॉलिकुलर फेज, कैसे होता है, क्या है इसका प्रोसेस। तो आपको मैंने प्यूबर्टी के, जब प्यूबर्टी का क्लास हो रहा था हमारा प्रीवियस क्लास में, मैं आपको वहाँ पे बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है हमारा क्या रिलीज करता है? GnRH। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। वो जाके किसके ऊपर एक्ट करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है पिट्यूटरी के ऊपर।
ओके। मेनली कहाँ पे, एंटेरियर पिट्यूटरी, कहाँ से, एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है। उसके बाद एंटेरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करता है, एफएसएच, ओके। वो एफएसएच हेल्पफुल होता है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, ठीक है। ग्रोथ, फॉलिकल का ग्रोथ के लिए एफएसएच रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो फॉलिकल को ग्रो करने में हेल्प करता है, ओके। तो मिलियंस ऑफ फॉलिकल रहते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ फॉलिकल रहते हैं, कितना, 4 लाख एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हमने कितना काउंट किया, 4 लाख। तो 4 लाख फॉलिकल में से एक डोमिनेंट फॉलिकल रहता है जो कि बहुत रैपिडली ग्रो करता है, ओके। जितना भी फॉलिकल वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं उनमें से एक रहता है डोमिनेंट फॉलिकल जो कि बहुत रैपिडली ग्रो करता है, और क्या होता है, उसका जो मैचुरेशन है बहुत फास्ट होता है और ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है डोमिनेंट फॉलिकल का। तो ग्रो होने के बाद वो एक लार्ज फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और उसको क्या कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हाइपोथैलेमस है वो जीएनआरएच रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर। तो इन रेस्पॉन्स टू गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करता है, एफएसएच का सीक्रेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें वर्ड को आप समझिए कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट मीन्स ये हार्मोन फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, उसको प्रोमोट कर रहा है उसकी ग्रोथ को। तो ये जो हार्मोन है वो क्या करेगा, हमारा जो फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं ओवरी में उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इतने सारे फॉलिकल्स के अंदर एक डोमिनेंट फॉलिकल रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, इन कंपैरिजन टू अदर फॉलिकल वो रैपिडली ग्रो करने लगता है, ओके। डोमिनेंट फॉलिकल क्या करता है, इन कंपैरिजन टू अदर फॉलिकल वो रैपिडली ग्रो करने लगता है और बिकम लार्जर, जिसको क्या बोला जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। वो इतना फास्ट ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है उसका, वो लार्ज साइज में जब आ जाता है उसको क्या बोला जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है, ओके। एट दैट टाइम ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, मैच्योर होने के बाद, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेट करता है, ओके। ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही सीक्रेट होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही सीक्रेट होता है क्या करता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्पफुल था उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का तो कोई रोल अभी नहीं रहा, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल था कि वो फॉलिकल को मैच्योर करे, फॉलिकल का ग्रोथ करे, बट जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया, ठीक है, एक डोमिनेंट फॉलिकल मैच्योर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, तब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई रोल नहीं रहा। इसीलिए क्या हुआ कि ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन का सीक्रेशन किया और एस्ट्रोजन सीक्रेट होते ही पहले एफएसएच को सप्रेस कर दिया, ओके। एफएसएच को सप्रेस करने के बाद वो स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर दिया किसको, पिट्यूटरी को, एंटेरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी को जब एस्ट्रोजन स्टिमुलेट किया तब एंटेरियर पिट्यूटरी से सेकेंड फेज में सीक्रेट होता है एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ओके। जब एंटेरियर पिट्यूटरी से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है, ओके। और रप्चर होते ही ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, ओव्यूम रिलीज होता है, जिसको क्या बोला जाता है, ओवुलेशन बोला जाता है, ठीक है। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको थोड़ा कहानी टाइप का लगेगा, ओके, और मज़ा आएगा आपको समझने में कि क्या हुआ। हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, गोनाडोट्रोपिन जाके एक्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, हमारा एफएसएच का सीक्रेशन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच आता है सब फॉलिकल को ग्रोथ में हेल्प करने के लिए, ठीक है, एफएसएच सीक्रेट होता है ऑल फॉलिकल के ग्रोथ में हेल्प करने के लिए, बट सारे फॉलिकल में से जो ऑल फॉलिकल रहते हैं उसमें टोटल फॉलिकल में से एक डोमिनेंट फॉलिकल ही ग्रोथ करता है रैपिडली, ओके। ग्रोथ होने के बाद जब वो
मेच्योर स्टेज में पहुंच जाता है, लार्ज स्टेज में पहुंच जाता है, उसको बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। वो फॉलिकल मैच्योर होने के बाद तुरंत क्या करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, और एस्ट्रोजन सिक्रेट होते ही ग्राफियन फॉलिकल को की ग्रोथ में हेल्प किया हुआ एफएसएच को सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो एफएसएच सप्रेस होने के बाद एस्ट्रोजन क्या करता है, जाके फिर से एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और जिसके रेस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेशन करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अगेन ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करके उसको क्या करता है, रप्चर कर देता है। क्यों? क्योंकि रप्चर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करेगा, ओव्यूम रिलीज करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम कि ओव्यूलेशन होने के बाद, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल तो रप्चर हो गया, उसमें से तो एग आउट हो गया, बाहर आ गया, एग ओव्यूम बाहर आ गया। उसके बाद क्या बचेगा, ग्राफियन फॉलिकल की वो रप्चर पीसेस बच जाएंगे। ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जो एग है वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद वो ओव्यूम रिलीज हो जाएगा। ओव्यूम रिलीज होने के बाद उसमें रिमेनिंग क्या रह जाएंगे, रप्चर पीसेस रह जाएंगे ग्राफियन फॉलिकल का। तो रप्चर पीसेस जो रह जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाएगा। ओके, यहीं से स्टार्ट होता है ल्यूटियल फेज, जो कि ओवरियन चेंजेस का सेकंड फेज है। ठीक है, तो ये जो ल्यूटियल है, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कहाँ से 14 डेज तक ऐसे ही कंटिन्यू रिमेनिंग रहेगा उसमें। ठीक है, 14 डेज तक, दैट मीन्स डे 15 से डे 28, ये जो इसके बीच में 14 दिन है। ठीक है, 14 डेज जो है उसमें वो क्या रहेगा, ऐसे ही रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा। इस दौरान, तो ये ल्यूटियल फेज के दौरान क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर 0.5 से लेके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, इस टाइम में, ल्यूटियल फेज के टाइम में क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। ओके, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कि ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर पीसेस, वो क्या करते हैं, 14 दिन तक ऐसे ही रिमेनिंग रहते हैं और सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओके, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन तो हो रहा था, जो कि हम फॉलिकुलर फेज में देखें। ओके, कि ग्राफियन फॉलिकल जो है एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है, जो कि एफएसएच को सप्रेस करता है। बट ल्यूटियल फेज में जो 14 दिन तक रिमेनिंग वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, उस टाइम में क्या करेंगे, एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन का भी सीक्रेशन करेंगे। कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो सीक्रेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, ओव्यूम तो रिलीज हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम तो बन गए हैं, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर पीसेस से फॉर्मेशन हो गया है कॉर्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 14 डेज तक वो सीक्रेट कर दिए हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ओव्यूम वो रिलीज किए हैं, ग्राफियन फॉलिकल जो ओव्यूम रिलीज किया है, अगर वो फर्टिलाइज होता है, ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ऐसे ही रिमेनिंग रहेगा, कॉन्स्टेंटली रिमेनिंग रहेगा ऐसे कितने दिन तक, अप टू 3 मंथ्स तक। ओके, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि 14 डेज तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है 14 डेज तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करेगा। बट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन क्या रहेगा, उसमें क्या काम आएगा, वो ऐसे ही तो सीक्रेट नहीं होगा वो। तो इसीलिए क्या होता है, अगर ओव्यूम जो रिलीज किया होगा ग्राफियन फॉलिकल, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम 3 मंथ्स तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ऐसे ही कंटिन्यूसली सीक्रेट करता रहेगा। 3 मंथ्स तक क्यों, क्योंकि एट दैट टाइम क्या होता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन होने तक कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे ही कॉन्स्टेंटली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन करेगा। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है, जो एग रिलीज हुआ था फॉलिकुलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल से, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम 3 मंथ्स तक रहेगा। 3 मंथ तक क्यों, क्योंकि प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। बट अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं होता है, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा फिर से। ओके, वो डिसअपियर हो जाएगा।
तो अगर कर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो गया तो वो क्या सीक्रेट कर रहा था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसके साथ साथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन भी डिक्लाइन हो जाएगा। ओके, वो भी सीक्रेट होना बंद हो जाएंगे। जैसे ही बॉडी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा वो फिर से स्टिमुलेट करेगा किसको, पिट्यूटरी को। ओके, क्यों, क्योंकि अगेन FSH एंड LH सीक्रेट करने के लिए एक न्यू साइकिल होने के लिए। ठीक है, अगर ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, कर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, और डिसअपियर होते ही क्या सीक्रेट करेगा वो, सॉरी डिसअपियर होते ही क्या होगा, उसके साथ साथ वो जो सीक्रेट कर रहा था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो भी डिसअपियर होने लगेंगे। जब बॉडी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज होने लगेगा वो क्या स्टिमुलेट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सीक्रेशन होगा, अगेन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेशन होगा एक न्यू साइकिल के लिए। ओके, तो इसी तरह एक न्यू साइकिल का फॉर्मेशन होता है, इसी तरह ओव्यूलेशन होता है। ये था हमारा ओवरियन चेंजेस, ओवारी में ये चेंजेस देखने के लिए मिलता है। एट द सेम टाइम जब फॉलिकुलर चेंजेस हो रहा होगा, जब प्री ओवुलेटरी चेंजेस हो रहा होगा ओवरी में, और ल्यूटियल फेज का प्रोसेस हो रहा होगा, एट दैट टाइम एट सेम टाइम यूटेराइन में क्या होता है, यूटेराइन में भी हमारा दूसरा जो फेज है प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज, ये सारे भी परफॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, सेम टाइम में, जो कि इसका इफेक्ट यूटेराइन चेंजेस में देखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूटेराइन चेंजेस में क्या क्या चेंजेस होता है। ठीक है, यहाँ से प्री ओवुलेटरी फेजेस से, ल्यूटियल फेजेस से कैसे इफेक्ट जाके यूटेराइन चेंजेस में परफॉर्म होता है, कैसे इफेक्ट डालता है उसमें। ठीक है, इसी के इफेक्ट में क्या क्या चेंजेस उसमें देखने को मिलता है वो हम डिस्कशन करेंगे। ये था ओवुलेशन के बारे में। ठीक है, कि ओवारी में एक पीरियड का स्टार्ट कैसे होता है, ओवुलेशन कैसे होता है, ओव्यूम रिलीज कैसे होता है। बट यूटेराइन चेंजेस में हम देखेंगे कि हमारा जो साइकिल है वो रिपीट कैसे होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो कैसे होता है, क्यों होता है, रिपीट कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेटर बनाइए। ओके, थैंक यू।